हेलो स्टूडेंट, आज हम हैरेट डॉमर मॉडल के बारे में बताने जा रहे हैं। हैरेट जो थे वो इंग्लैंड के थे और डॉमर जो थे वो अमेरिका के थे। इन दोनों ने ही 1950 के आरंभ में ये वृद्धि विकास का सिद्धांत दिया है। इन मॉडल को बारी बारी से हम देखेंगे। देखिए, डॉमर का जो मॉडल है, इनका उद्देश्य निवेश की ऐसी दर ज्ञात करना है जो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के स्तर को बनाए रखे। ये निवेश के माध्यम से कुल मांग और कुल पूर्ति में संतुलन स्थापित करके इस स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस मॉडल में यह प्रयास किया गया है कि विकास की दीर्घकालीन समस्या का समाधान मल्टीप्लायर, एक्सीलरेटर और कैपिटल रेशो से कैसे किया जाए। देखिए, इसकी एजम्पशंस क्या क्या हैं। सबसे पहली है अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है। दूसरी है क्लोज्ड इकोनॉमी है। तीसरा है सरकारी हस्तक्षेप का अभाव है। फोर्थ है सामान्य कीमत स्तर स्थिर रहता है। फिफ्थ है ब्याज की दर और सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी स्थिर रहती है। कैपिटल मल्टीप्लायर स्थिर रहता है। एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी। लास्ट है टाइम लैग नहीं रहता है। अब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है डॉमर ने विकास के लिए इन्वेस्टमेंट को मेन फैक्टर माना है। और दूसरा ये बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट का इकोनॉमी पर ड्यूअल इफेक्ट होता है। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट के कारण इनकम बढ़ती है जिससे कि डिमांड बढ़ती है, ठीक है। और दूसरा बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट के कारण उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है जिससे पूर्ति प्रभावित होती है। तीसरा है आय में वृद्धि और उत्पादन क्षमता में किस प्रकार से समानता स्थापित की जाए। ये बताते हैं कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, इसका उद्देश्य होता है कि पूर्ण रोजगार संतुलन लाया जाए। और ये कैसे होता है, इसकी आवश्यक शर्त होती है कुल मांग इज इक्वल टू कुल पूर्ति, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और इस मॉडल का जो मेन समीकरण है वो है डेल्टा आई इंटू 1/एल्फा इज इक्वल टू आई सिग्मा। यहाँ डेल्टा आई जो है निवेश में वार्षिक वृद्धि है, एल्फा एमपीएस है, 1/एल्फा मल्टीप्लायर है, आई डिसइन्वेस्टमेंट की वार्षिक दर है और सिग्मा हमारा निवेश की औसत उत्पादकता है। इसका एक मांग पक्ष है, डेल्टा आई इंटू 1/एल्फा इज इक्वल टू डेल्टा वाई, यानी कि आय में वार्षिक वृद्धि। यानी कि जब आय में वृद्धि होती है तो मांग बढ़ जाती है। और इसका सप्लाई साइड क्या है, आई सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा पीसी, यानी कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि। उत्पादन क्षमता में यदि वृद्धि होती है तो पूर्ति में वृद्धि होती है। डेल्टा आई अपॉन आई इज इक्वल टू एल्फा सिग्मा, उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग। यहाँ डेल्टा आई अपॉन आई इज इक्वल टू निवेश की वृद्धि दर, एल्फा एमपीएस है और सिग्मा एपीआई है। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश की वृद्धि दर क्या होनी चाहिए कि उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल हो सके और पूर्ण रोजगार बना रहे। इस इक्वेशन से क्लियर हो जाता है कि निवेश की वृद्धि दर एमपीएस और एपीआई के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। डॉमर कहते हैं यदि डेल्टा आई अपॉन आई इज ग्रेटर देन एल्फा सिग्मा तो ये इन्फ्लेशन की तेजी की स्थिति है। यदि डेल्टा आई अपॉन आई इज लेस देन एल्फा सिग्मा तो ये मंदी यानी डिफ्लेशन की स्थिति है। यदि डेल्टा आई अपॉन आई इज इक्वल टू एल्फा सिग्मा तो ये संतुलन की स्थिति है। इस प्रकार डोमर ने अपने मॉडल में निवेश की उस दर की व्याख्या करी है जो उत्पादन क्षमता का पूर्ण इस्तेमाल करके पूर्ण रोजगार के स्तर को बनाए रखता है। अब देखिए हैरेट का मॉडल है, इसकी एजम्पशंस क्या क्या हैं। सबसे पहली है एक्स एंटी बचत और कुल आय का अनुपात स्थिर है। इससे क्या अर्थ है कि बचत आय अनुपात स्थिर है। दूसरा है तकनीकी प्रगति श्रम वृद्धि को प्रोत्साहित करती है या न्यूट्रल है, यानी कि तकनीकी प्रगति इस मॉडल का आधार है। उसके बाद थर्ड है कि उत्पादन की प्रति इकाई हेतु श्रम और पूंजी की आवश्यकताएं स्थिर हैं, यानी कि पूंजी उत्पाद और श्रम उत्पाद अनुपात स्थिर है। और लास्ट है स्थिर प्रतिफल का नियम लागू होता है, यानी कि उत्पादन स्थिर दर से बढ़ता है। देखिए इसका फॉर्मूलेशन क्या है। जो स्थिर पूंजी उत्पाद अनुपात है तथा स्थिर बचत आय अनुपात है, इसके द्वारा निरंतर वृद्धि दर कैसे प्राप्त हो सकती है। सेकंड है निरंतर वृद्धि दर को कैसे कायम रखा जा सकता है, यानी कि निरंतर वृद्धि कायम रखने हेतु क्या क्या शर्तें हैं। और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर प्राकृतिक तत्व किस प्रकार रोक लगाते हैं। इनका उत्तर देने के लिए हेरड ने 3 वृद्धि दर बताई हैं। सबसे पहली है एक्चुअल ग्रोथ रेट, सेकंड है वारंटेड ग्रोथ रेट, थर्ड है नेचुरल ग्रोथ रेट। सबसे पहले देखते हैं एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या होती है।
इसको जी से दिखाते हैं। इसका अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था में जो बचत है और निवेश है वो कितनी है। इसकी परिभाषा है कि आय में परिवर्तन और कुल आय के अनुपात में की जाती है, जैसे कि जी इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई। देखिए, एक्चुअल ग्रोथ रेट का निर्धारण दो तत्वों के द्वारा होता है, सेविंग इनकम रेशियो और कैपिटल आउटपुट रेशियो। और ये एक निश्चित समय अवधि में ये दोनों स्थिर माने जाते हैं। जी सी इज इक्वल टू एस, जी यहाँ पर एक्चुअल ग्रोथ रेट है और सी कैपिटल आउटपुट रेशियो है। समीकरण एक ये बताती है कि बचत और निवेश आनुपातिक रूप से बराबर हैं। जी इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई और सी इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डी वाई इज इक्वल टू आई अपॉन डेल्टा वाई, क्योंकि डेल्टा के इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। और हमारी ए पी एस कितनी होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। अब इन सब के मूल्यों को समीकरण एक में रख के क्या निकल कर आता है, डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू आई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो हमारा इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल निकल कर आ गया। अब हमारा सेकंड है वारंटेड ग्रोथ रेट। जो हमारी ये वारंटेड ग्रोथ रेट है, इसका संबंध जो होता है वो उद्यमियों यानी कि एंटरप्रेन्योर से होता है। जो भी सारे उत्पादक हैं अपने किए गए निवेश से संतुष्ट होते हैं। ये कहते हैं कि विकास की आवश्यक दर वो दर होती है जहाँ पर उत्पादों की मांग पर्याप्त है और व्यवसायी अपने सारे उत्पादन की मात्रा को बेचकर संतुष्ट हो जाते हैं और उसी दर पर अगली अवधि में उत्पादन जारी रखने के लिए निवेश करने की इच्छा रखते हैं। यदि वास्तविक बिक्री और निवेश पूर्ण नियोजित बचत और निवेश के समान हो जाते हैं तो विकास की आवश्यक दर प्राप्त हो जाती है और अगली अवधि में भी यही दर जारी रहती है। हैरोड के अनुसार अगर विकास को बनाए रखना है तो पूंजी की मात्रा में जितनी वृद्धि होनी चाहिए उतना होना जरूरी है। जी डब्ल्यू इंटू सी आर इज इक्वल टू एस या जी डब्ल्यू इज इक्वल टू एस अपॉन सी आर, ये संतुलन की स्थिति है। और जी डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई, ये विकास की उचित दर है। यहाँ सी आर हमारा क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशो यानी डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई। और हमारा ए पी एस क्या है, एस अपॉन वाई यानी कि बचत और आय का अनुपात। अर्थव्यवस्था स्थायी वृद्धि की दशा में कब होगी, जब जी हमारा जी डब्ल्यू के बराबर होगा और सी हमारा सी आर के बराबर होगा। यानी कि अगर वास्तविक वृद्धि दर उचित वृद्धि दर के बराबर हो जाए। निरंतर वृद्धि की दूसरी शर्त यह होती है कि जी को प्राप्त करने के लिए आवश्यक पूंजी उत्पाद दर उस पूंजी उत्पाद दर के बराबर हो जो जी डब्ल्यू को कायम रख। उसके बाद है नेचुरल ग्रोथ रेट। विकास की वह दर जो जनसंख्या में वृद्धि और तकनीक सुधार से संबंधित है। इस दर पर अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार प्राप्त हो जाता है। इसी विकास दर को अधिकतम संभव वृद्धि दर कहा जाता है और इस दर पर बढ़ती श्रम शक्ति को पूर्ण रोजगार में बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। जी एन को निम्न समीकरण से कहा जा सकता है, जी एन इंटू सी आर इज इक्वल टू एस। जी एन हमारी नेचुरल ग्रोथ रेट है, सी आर हमारा कैपिटल आउटपुट रेशो है और एस हमारा एस अपॉन वाई है। ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। विकास की प्राकृतिक दर जनसंख्या में वृद्धि की दर और तकनीकी प्रगति पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था में जब विकास की तीनों दरें समान हो जाती हैं तो पूर्ण रोजगार पर विकास जो है स्थिर हो जाता है। और यदि तीनों दरें समान होती हैं तो इसको स्वर्ण अवस्था, गोल्डन एज या नाइफ एज इक्विलिब्रियम कहा जा सकता है। और ये जब भी संभव हो पाता है जब विकास के चार निर्धारक तत्व बचत अनुपात, पूंजी अनुपात, जनसंख्या वृद्धि दर और तकनीकी प्रगति दर पर्याप्त मात्रा में पाए जाएं। इनमें निम्न प्रॉब्लम आती हैं। सबसे पहला ये है कि अगर हमारा जी ए हमारा जी डब्ल्यू से ज़्यादा हो जाता है तो निवेश बचत की अपेक्षा तेज़ी से बढ़ता है और आय में जी डब्ल्यू की अपेक्षा तीव्रता से वृद्धि होती है। यदि हमारा जी डब्ल्यू जी ए से ज़्यादा हो जाता है तो बचत निवेश की अपेक्षा तेज़ी से बढ़ता है और आय में वृद्धि जी डब्ल्यू की अपेक्षा कम होती है। देखिए, दो डायग्राम भी दे रखे हैं। हमारा इसमें क्या दे रखा है, देखिए, जब जी डब्ल्यू हमारा जी एन से ज़्यादा हो जाता है और सी हमारा सी आर से ज़्यादा हो जाता है तो श्रम की कमी के कारण पूंजी पदार्थों की अधिकता हो जाती है। जैसे कि श्रम की कमी हो गई तो उससे मशीनें बेकार हो जाती हैं, जिससे क्या है, एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है, जिससे कि निवेश, उत्पादन, रोजगार, आय सभी जो है कम हो जाते हैं और अर्थव्यवस्था दीर्घकालीन मंदी में आ जाती है।
ऐसी स्थिति में अगर बचत की जाती है तो वो एक बुराई बन जाती है। नेक्स्ट है हमारा, जब हमारा GN ऊपर होता है GW से, तो GW GA से नीचे रहता है। इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये जो डायग्राम है हमारा, इसमें अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन स्फीति आती है। ऐसी स्थिति में बचत एक गुण है क्योंकि इससे GW बढ़ता है। हेरोड के वृद्धि मॉडल के नीति के संकेत हैं कि बचत स्फीति अंतराल में गुण है और मंदी में दोष है। इसी प्रकार से उन्नत अर्थव्यवस्था में स्थिति के अनुसार बचत को घटाना या बढ़ाना पड़ता है। देखिए, हेरोड डॉमर के विकास मॉडलों में कई सिमिलरिटीज़ हैं और कई डिससिमिलरिटीज़ हैं। पहले हम सिमिलरिटीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहली ये है कि दोनों लगभग एक जैसी मान्यताओं पर आधारित हैं और दोनों ही मॉडल केन्ज की धारणाओं को, जैसे कि सीमांत प्रवृत्ति, गुणांक, निवेश और बचत की समानता का बात करते हैं। दोनों ही मॉडल विकास की दर की बात करते हैं। दोनों ही मानते हैं कि पूंजीवादी सतत विकास दर से संबंधित है और दोनों ही मानते हैं कि पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाएं निरंतर सतत विकास की दर को कायम नहीं रख सकती। और दोनों मॉडलों में पूर्ण रोजगार पर सतत विकास की एक ही शर्त है, जिसमें कि S=I। और जब निवेश की दर में सीमांत बचत प्रवृत्ति और उत्पादक पूंजी अनुपात के गुणा के बराबर वृद्धि होती है तो एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट और एक्स एंटी सेविंग बराबर ही रहते हैं और अर्थव्यवस्था संतुलन में रहती है। जैसे कि देखिए क्या दे रखा है, अल्फा सिग्मा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन सी, या अल्फा अपॉन 1/सिग्मा इज इक्वल टू अल्फा सिग्मा। दोनों सतत विकास की शर्तें एक समान हैं। देखिए दोनों मॉडल की डिससिमिलरिटीज़ क्या हैं। डॉमर मॉडल में पहले निवेश में वृद्धि होती है फिर आय में वृद्धि, लेकिन हेरोड के मॉडल में पहले आय में वृद्धि होती है और उसके बाद निवेश में वृद्धि। MPS के लिए हेरोड ने अल्फा का प्रयोग किया है और डॉमर ने सिग्मा का प्रयोग किया है। विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में हेरोड ने मनोवैज्ञानिक तत्व लिए हैं और डॉमर ने तकनीकी तत्व लिए हैं। डॉमर ने एक ही संतुलित विकास की दर का वर्णन किया है, जबकि हेरोड 3 दर की बात करते हैं, GA, GN और GW। डॉमर का मॉडल मल्टीप्लायर के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि हेरोड का मॉडल एक्सीलेटर के। आर्थिक विकास के लिए डॉमर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और हेरोड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का समर्थन करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।